नमस्कार और स्वागत है। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, वो एक जादू के डिब्बे जैसा लगता था। हाँ बिल्कुल। मतलब क्लास में थियरी तो सब समझ आ जाती थी, किरचॉफ के नियम, ओम्स लॉ, सब कुछ। हम्म। पर जब उन तारों और कंपोनेंट्स को लेकर ब्रेडबोर्ड पर कुछ बनाने बैठते थे, तो अब असली कहानी शुरू होती थी। हाँ, या तो कुछ नहीं होता था या फिर वो हल्का सा धुआं। हम्म। वो एक अजीब सी निराशा होती थी। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि किताबों में सीखी बातों और लैब की उस असल दुनिया के बीच की खाई को कैसे भरा जाए। हमारे पास जो स्रोत हैं वे पी स्पाइस नाम के एक सिमुलेशन टूल पर केंद्रित हैं। तो आज हम इस पर गहराई से बात करेंगे कि किसी सर्किट को असल में बनाने से पहले उसे कंप्यूटर पर बनाना और टेस्ट करना इतना जरूरी क्यों हो गया है। ये सवाल बिल्कुल पते की बात है, क्योंकि आज की इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी के इर्द गिर्द घूमती है। आपका वो जादू का डिब्बा वाला अनुभव लगभग हर इंजीनियरिंग छात्र का होता है। अच्छा। हाँ, पारंपरिक तरीका यही था, थ्योरी सीखो और फिर सीधे ब्रेडबोर्ड पर उतर जाओ। हम्म। लेकिन आज के सर्किट वो बहुत ज्यादा जटिल हो गए हैं, तो वो पुराना तरीका अब उतना काम नहीं करता। स्रोत ये साफ बताते हैं कि सिमुलेशन अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रही। तो ये एक जरूरी हिस्सा बन गया है। हाँ, सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा। तो फिर सीधे सर्किट बनाने में हर्ज क्या है? मुझे तो लगता था कि गलतियां करके ही इंसान सीखता है। थोड़ा धुआं निकल गया, एक दो कंपोनेंट जल गए, पर कुछ सीखने को तो मिला। तो सीधे ब्रेडबोर्ड पर काम शुरू करने में क्या बड़ा जोखिम है? आपकी बात सही है कि हम गलतियों से सीखते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो गलतियां हमें सिखा रही हैं या सिर्फ हमारा समय और हौसला बर्बाद कर रही हैं। बिना सिमुलेशन के काम करने में कई जोखिम हैं। डिजाइन में गलतियां हो सकती हैं, महंगे कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं, और ओह, लैब में घंटों की बर्बादी। पीस्पाइस एक तरह से एक वर्चुअल लैब की तरह काम करता है। वर्चुअल लैब। हाँ, ये छात्रों को फिजिकली कुछ भी बनाने से पहले अपने सर्किट को वर्चुअली डिजाइन करने, टेस्ट करने और उसकी पुष्टि करने की सुविधा देता है। वे सर्किट की फंक्शनैलिटी जांच सकते हैं, वोल्टेज और करंट का विश्लेषण कर सकते हैं और डिजाइन की खामियों को बहुत शुरुआत में ही पकड़ सकते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक सुरक्षित माहौल देता है। पर आपने महंगे कंपोनेंट्स का जिक्र किया था। हम यहाँ कितने महंगे की बात कर रहे हैं? क्या एक गलत कनेक्शन से छात्र को सच में बड़ा नुकसान हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, कुछ सामान्य रेजिस्टर या कैपेसिटर तो सस्ते होते हैं, पर अगर आप एक माइक्रो कंट्रोलर पर काम कर रहे हैं या एक खास ऑपरेशनल एम्पलीफायर या एक एफपीजीए किट पर, हाँ। तो एक छोटी सी गलती से हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है। बाप रे। लेकिन पैसे से भी कीमती चीज है समय और आत्मविश्वास। जब आप लैब में घंटों तक सिर्फ ये ढूंढते रहते हैं कि कौन सा तार गलत लगा है, तो आप असल में कुछ नया नहीं सीख रहे होते हैं। आप सिर्फ निराश हो रहे होते हैं। सही बात है। पीस्पाइस इस पूरी निराशा को हटा देता है। ये छात्रों को आजादी देता है कि वे बिना किसी डर के अपने डिजाइन के साथ प्रयोग करें। ठीक है, तो ये वर्चुअल लैब का आइडिया समझ में आ गया। लेकिन मेरे प्रोजेक्ट्स में अलग-अलग तरह के सर्किट होते थे। कुछ में तो आवाज की तरह लगातार बदलने वाले सिग्नल थे। एनालॉग। हाँ, एनालॉग। और कुछ में सिर्फ ऑन या ऑफ वाले डिजिटल सिग्नल। क्या पीस्पाइस जैसा एक ही टूल इन दोनों को संभाल सकता है? क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल अलग दुनिया लगते हैं। लगते अलग हैं, पर हैं एक ही सिक्के के दो पहलू। और एक अच्छा सिमुलेशन टूल दोनों को बखूबी संभालता है। पहली है एनालॉग दुनिया। ये निरंतर बदलने वाले सिग्नल्स की दुनिया है, जैसे हमारी आवाज, रेडियो तरंगे या सेंसर से आने वाला डेटा। बिल्कुल। यहाँ सिमुलेशन ये देखता है कि सिग्नल का आकार कैसा है, सर्किट उसे कितना बढ़ा रहा है, मतलब गेन कितना है, वो स्थिर है या नहीं, और अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर कैसे काम करता है। छात्र इसमें कई तरह के विश्लेषण करते हैं, जैसे ट्रांजिएंट, एसी और डीसी एनालिसिस। अरे, एक मिनट, ये कुछ भारी शब्द है। ट्रांजिएंट, एसी, डीसी। क्या आप इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर जरूर। इसे ऐसे समझिए। डीसी एनालिसिस ये जांचता है कि जब सब कुछ शांत और स्थिर हो, तब सर्किट में हर जगह कितना वोल्टेज है। अच्छा। ये गाड़ी के खड़े होने पर उसके इंजन की जांच करने जैसा है। ठीक है। एसी एनालिसिस ये देखता है कि सर्किट बदलते हुए सिग्नल्स पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, जैसे संगीत या आवाज। मतलब जब गाड़ी चल रही हो। हाँ बिल्कुल। ये देखने जैसा है कि गाड़ी अलग अलग स्पीड पर कैसा परफॉर्म करती है। और ट्रांसिएंट एनालिसिस शायद सबसे दिलचस्प है। ये उस एक पल की कहानी है जब आप पहली बार स्विच ऑन करते हैं। ओ। उस एक सेकंड के हजारवें हिस्से में सर्किट के अंदर क्या उथल पुथल होती है, ये वो दिखाता है। वाह,
ये तो बहुत साफ हो गया। मतलब स्विच ऑन करने के एक पल से लेकर स्थिर चलने तक हर चीज की जांच हो सकती है। और डिजिटल सिमुलेशन? दूसरी तरफ है डिजिटल दुनिया, जो बहुत सीधी है। यहाँ सब कुछ 0 और 1 में होता है। हमारे कंप्यूटर्स, फोन सब इसी पर चलते हैं। यहाँ सिमुलेशन ये पक्का करता है कि लॉजिक गेट्स, काउंटर्स और मेमोरी सही क्रम में और सही समय पर काम कर रहे हैं। टाइमिंग बहुत जरूरी होगी इसमें। टाइमिंग ही सब कुछ है। 1 नैनो सेकंड की देरी भी पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है। और आज के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में, जैसे कोई स्मार्ट वॉच, उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों सिस्टम होते हैं। सही बात है। इसलिए दोनों में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। ये सब सुन के मुझे अपनी कॉलेज की लैब की यादें और ताज़ा हो रही हैं। और वो निराशा भी। आपने आम गलतियों का जिक्र किया था। मुझे शर्तिया पता है कि ग्राउंडिंग की गलती लिस्ट में सबसे ऊपर होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गलत ग्राउंडिंग सबसे आम और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली गलती है। इसका सीधा सा मतलब है सर्किट में एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट न बनाना, जिसके बिना वोल्टेज का कोई मतलब ही नहीं रहता। ये ऐसा है जैसे आप किसी इमारत की ऊंचाई नापना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जमीन कहाँ है। क्या बढ़िया मिसाल दी है। बिल्कुल यही बात है। इसके अलावा गलत कंपोनेंट वैल्यू का इस्तेमाल करना, जैसे 100 ओम के रेजिस्टर की जगह 1 किलो ओम का लगा देना। हाँ, ये भी बहुत होता था। या फिर ट्रांजिस्टर को सही ढंग से बायस न करना। हाँ, बायस करना, ये एक और शब्द है जो प्रोफेसर्स इस्तेमाल करते थे और हम बस सिर हिला देते थे। इसका असल में मतलब क्या है? इसका एक बहुत सरल उदाहरण देता हूँ। एक धावक को दौड़ शुरू करने से पहले सेट पोजीशन में आना पड़ता है ना? हाँ। ताकि वो सिग्नल मिलते ही तेजी से दौड़ सके। ट्रांजिस्टर को बायस करना बिल्कुल वैसा ही है। उसे काम करने के लिए सही शुरुआती वोल्टेज देना पड़ता है, ताकि वो आने वाले सिग्नल को सही से एम्पलीफाई कर सके। अगर बायसिंग गलत है तो ट्रांजिस्टर या तो काम ही नहीं करेगा या सिग्नल को बिगाड़ देगा। कमाल है। तो आप कह रहे हैं कि मैं अपने कॉलेज के दिनों में जिस सर्किट को घंटों तक मल्टीमीटर से जांचती रहती थी, उसे पीस-पाइस में शायद मिनटों में ठीक कर सकती थी? बिल्कुल। ये तो समय बचाने वाली मशीन जैसा है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या सिमुलेशन पर इतनी ज्यादा निर्भरता छात्रों को थोड़ा आलसी नहीं बना देती? क्या वे असल हार्डवेयर पर समस्याओं को ढूंढने का वो कीमती कौशल खो नहीं देते? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इस पर काफी बहस भी होती है। लेकिन इसका जवाब यह है कि सिमुलेशन असल हार्डवेयर का विकल्प नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी है। ये छात्रों को आलसी नहीं बनाता, बल्कि ज्यादा स्मार्ट बनाता है। हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनाता है। सोचिए, बिना सिमुलेशन के जब कोई छात्र लैब में जाता है तो उसका ज्यादातर समय गलतियां ढूंढने में जाता है, ना कि सिद्धांत को समझने में। पीस पाइस के साथ वो डिजाइन की पुष्टि पहले ही कर लेता है। अब जब वो असल सर्किट बनाता है और अगर वो काम नहीं करता, तो उसे पता होता है कि उसका डिजाइन तो सही है। अच्छा, तो समस्या जरूर किसी ढीले तार या खराब कंपोनेंट में होगी। तो उसका ध्यान अब अंधाधुंध ढूंढने से हटकर व्यवस्थित तरीके से जांच करने पर चला जाता है। एकदम सही। ये विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देता है। आप सिर्फ सर्किट बनाना नहीं सीखते, आप सर्किट की तरह सोचना सीखते हैं। ये सर्किट की तरह सोचना वाली बात बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक टूल सीखने से कहीं ज्यादा है। तो इस सब का एक छात्र के लिए ग्रेजुएशन के बाद क्या मतलब है? क्या कंपनियां सच में इस बात की परवाह करती हैं कि किसी को पीस पाइस चलाना आता है या नहीं? परवाह करती हैं, और शायद उससे भी ज्यादा जितना छात्र सोचते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो आज पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सिमुलेशन पर चलती है। अच्छा। चाहे वो इंटेल का नया प्रोसेसर डिजाइन करना हो या एप्पल के आईफोन का मदरबोर्ड बनाना हो, कोई भी कंपनी अरबों रुपए का प्रोटोटाइप बनाने से पहले ये 1000% सुनिश्चित करना चाहती है कि डिजाइन कंप्यूटर पर पूरी तरह से सही काम कर रहा है। स्रोत बताते हैं कि इंडस्ट्री में एक छोटी सी डिजाइन की गलती को बाद में ठीक करने का खर्चा लाखों करोड़ों में पहुंच सकता है। बाप रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिज्यूमे पर पीस पाइस की जानकारी लिखने का मतलब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखना नहीं है, बल्कि ये उस सोच का प्रतीक है जो उसके पीछे है। एकदम सही। ये भर्ती करने वालों को ये संकेत देता है कि ये उम्मीदवार आधुनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं को समझता है। ये दिखाता है कि वो अंदाजे से नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से काम करता है। वो पहले सोचता है, फिर बनाता है। वो डिजाइन के जोखिम को कम करना जानता है। बिल्कुल। प्लीज स्पाइस में कुशलता आपके रिज्यूमे पर एक स्टैम्प की तरह है जो कहता है, मैं इंडस्ट्री के लिए तैयार हूं। इससे प्रोजेक्ट की गुणवत्ता, डिजाइन की सटीकता और आपका तकनीकी आत्मविश्वास, ये तीनों बढ़ते हैं और इससे अच्छी नौकरी मिलने की संभावना सीधी बढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है, पीस पाइस जैसे उपकरण सिर्फ गलतियों से बचने या समय बचाने के लिए नहीं है। ये तो उससे कहीं ज्यादा है।
ये इंजीनियरों की एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो पहले दिन से ही इंडस्ट्री की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। ये सच में उस किताबी ज्ञान और असल दुनिया के काम के बीच की खाई को पाट रहा है। बिल्कुल, ये सीखने को ज्यादा कुशल और गहरा बनाता है और उसे पेशेवर मानकों के साथ जोड़ता है। ये छात्रों को सिर्फ ये कैसे करें नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें क्या होगा अगर वाला सवाल पूछने की ताकत देता है। क्या होगा अगर मैं ये वैल्यू बदल दूं? हाँ, या क्या होगा अगर तापमान बढ़ जाए। और यही सवाल पूछने की क्षमता एक अच्छे इंजीनियर की पहचान है। सही बात है। और ये हमारी चर्चा सुनने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमारे श्रोत इलेक्ट्रॉनिक्स पे केंद्रित थे, लेकिन ये बनाने से पहले सिमुलेशन का सिद्धांत, ये सोच और किन क्षेत्रों पर लागू हो सकती है। आर्किटेक्चर के बारे में सोचिए, जहां एक गगनचुंबी इमारत बनाने से पहले उसका 3D मॉडल बनाकर भूकंप और तेज हवा के झोंकों का सिमुलेशन किया जाता है। सही है। या वित्तीय मॉडलिंग, जहां बाजार के उतार चढ़ाव का सिमुलेशन करके निवेश के जोखिम का पता लगाया जाता है। या यहाँ तक कि शहरी नियोजन। बिल्कुल, जहां ट्रैफिक के भाव का सिमुलेशन करके ये तय किया जाता है कि एक नए फ्लाईओवर की जरूरत है या नहीं। तो सवाल ये है कि आज और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक वर्चुअल मॉडल बनाना अब सिर्फ एक फायदा नहीं, बल्कि एक जरूरत बनता जा रहा है।